हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था कि आवेश का गुणधर्म क्या क्या होता है और आवेश के कौन कौन से मात्रक होते हैं। और आज की इस पूरी वीडियो में बात करेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है कूलाम का नियम। और एक चीज और, जब अपने पिछले वीडियोज में आवेश के मात्रक की बात कर रहे थे तो उसमें एक सीजीएस मात्रक मिला था हम लोग को। ठीक है, सीजीएस मात्रक, और सीजीएस मात्रक को लिखे थे हम लोगों ने ESU, और इसकी जो वैल्यू आई थी 3 × 10⁹ कूलाम। ये होता है 1/3 × 10⁹ कूलाम। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में जब हम लोगों ने बात करा था इसके बारे में, तो वहां पे गलती से 3 × 10⁹ कूलाम लिख गया था। इसकी जो रियल वैल्यू होती है ESU की 1/3 × 10⁹ कूलाम होती है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। एक ESU बराबर होता है 1/3 × 10⁹ कूलाम। हमने आप उस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसके कमेंट बॉक्स में ये चीज मेंशन कर दी है, तो प्लीज उसको आप चेक करिएगा और उसको थोड़ा करेक्ट करिएगा कि एक ESU में 1/3 × 10⁹ कूलाम होता है। ठीक है, और आगे अपने इस आज के लेक्चर के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, तो ये स्टार्टिंग किसने करा था? तो सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम। ठीक है, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने क्या करा था? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए एक नियम दिया। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए एक नियम दिया था और उस नियम को नाम दिया कूलाम का नियम। ठीक है, या फिर उसको कहते हैं स्थिर वैद्युत बल का नियम। कूलाम का नियम कहते हैं या फिर स्थिर वैद्युत बल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो आखिर ये कूलाम का नियम काम कैसे करता है? तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्थिर बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब होता है, देखो, स्थिर का मतलब रुका हुआ होता है और बिंदु आवेश का मतलब होता है एकदम छोटा पॉइंट चार्ज होता है। ठीक है, तो सपोज आपके पास में दो बिंदु आवेश है। ठीक है, दो बिंदु आवेश जिन पे आवेश Q1 और Q2 है और उनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। ठीक है, मान लेते हैं दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से स्मॉल r की दूरी पर रखे गए हैं। तो अब एक चीज है, या तो इनके बीच में आकर्षण बल काम करेगा या फिर इनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। बराबर, या तो इन दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण बल काम करेगा या फिर इनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो इसी को डिफाइन करने के लिए इन्होंने जो रूल दिया था उसको कहते हैं कूलाम का नियम। अब ये सुनना, मान लेते हैं कि इनके बीच में जो भी बल लगता है, चाहे वो आकर्षण का होगा या फिर प्रतिकर्षण का होगा, वो जो बल लगता है उस बल की वैल्यू है F। ठीक है, चाहे आकर्षण वाला बल हो चाहे प्रतिकर्षण वाला, उसको नाम देते हैं वो F लगाता है। ठीक है, तो कूलाम के नियम के अनुसार जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ये इनका पहला रूल था। ठीक है, जो दूसरा रूल था, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। ठीक है, ये होता है फर्स्ट कि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये होता है कूलाम का नियम। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट करते हो, मिलाते हो, तो आपको ऐसा मिलेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R²। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो, जब भी आपको ये प्रोपोर्शनल का साइन दिखेगा, इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है
जैसे मान लो A अनुक्रमानुपाती है B के, A अनुक्रमानुपाती है B के, इसका मतलब है अगर आपने A की वैल्यू बढ़ाई तो B की वैल्यू भी बढ़ेगी। और अगर बाय द वे A व्युत्क्रमानुपाती है B के, इसका मतलब होता है कि अगर आपने B की वैल्यू बढ़ाई तो A की वैल्यू घटती है, और अगर आपने A की वैल्यू बढ़ाई तो B की वैल्यू घटती जाती है। ठीक है, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर आपने A की वैल्यू बढ़ाई तो B का भी बढ़ेगा, और अगर व्युत्क्रमानुपाती में चलते हैं तो A का बढ़ाने पे B का घटता है, डाउन होता है। ठीक है, तो कूलाम के अनुसार पहला जो रूल था आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और जो दूसरा था उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। तो दोनों को जब हम रिलेट करते हैं तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसको हटाने के लिए एक नियतांक का यूज करते हैं। ठीक है, हटाने के लिए एक नियतांक का यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग नियतांक यूज करेंगे स्मॉल के। ठीक है, स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये है हमारा फॉर्मूला। ये है कूलाम के नियम के लिए वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का फॉर्मूला, F इज इक्वल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है अभी यहाँ पे लिख देते हैं, के बराबर नियतांक। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है ये वायु या निर्वात में है। ठीक है, ये फॉर्मूला वायु या निर्वात के लिए चल रहा है। ठीक है, और अगर कोई अन्य माध्यम हुआ तो उसके लिए अलग से देखेंगे। ठीक है, फिलहाल ये जानते हैं कि जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव करा है या फिजिकल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये वायु या निर्वात के लिए है जहां के एक नियतांक है। ठीक है, अब एक बात और, के की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, ये जो नियतांक है के, इस के की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो क्या होती है फिक्स्ड वैल्यू? के इज इक्वल होता है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट। 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, इसको कहते हैं अपसाइलन, अपसाइलन नॉट। ठीक है, एप्साइलन नॉट कहते हैं इसको। ठीक, हिंदी में कहते हैं एप्साइलन नॉट, ये याद रखना। इसका मतलब होता है अपसाइलन नॉट। अपसाइलन नॉट को कहते हैं वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अपसाइलन नॉट का मतलब होता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो के की जो वैल्यू होती है के इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मतलब जहां पे एप्सिलॉन नॉट होता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, एक चीज और, के का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, के की जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है। कैसे आती है? तो इधर से फॉर्मूला होता है F इज इक्वल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप निकालना चाहो अगर के की वैल्यू, तो के की वैल्यू मिलेगी आपको F, और ये आर स्क्वायर द्वारा के मल्टीप्लाई करेगा। F इज इक्वल, ये के इज इक्वल F आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 और Q2। एफ की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, आर की जो यूनिट होती है वो मीटर, और ये स्क्वायर में तो मीटर स्क्वायर में चलेगा। ठीक है, डिवाइड में चलेगा। ये Q1 मतलब होता है आवेश। ठीक है, Q1 मतलब आवेश होता है, मतलब आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम, 2 बार आवेश है मतलब कूलाम का स्क्वायर। तो ये होता है स्मॉल के की यूनिट। निकालने का तरीका भी, के की वैल्यू निकाल लो, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो के की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है। इतनी बात क्लियर है? आगे बात करते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट की एक फिक्स्ड वैल्यू भी होती है। एप्सिलॉन नॉट की भी फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, कौन सी होती है? ये होती है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। वैल्यू पुट अप करेंगे के में, तो के इज इक्वल 1/4 पाई की वैल्यू होती है 3.14 3.14 और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10⁻12। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। 9 गुणे 10⁻9 ये आपको वैल्यू मिलेगी के की। 9 गुणे 10⁻9 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, 9 गुणे 10⁻9। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा आंसर मिलेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अगला काम, ये जो विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता का मतलब होता है प्रभाव, कैपेसिटी। ठीक है, विद्युतशीलता का मतलब कैपेसिटी होती है कि जो निर्वात में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करेगा उसका इफेक्ट कितना होगा। इसका मतलब ये, जितना ज्यादा एप्सिलॉन नॉट उतना कम इफेक्ट पड़ेगा एफ का, और जितना कम एप्सिलॉन नॉट रहेगा उतनी ज्यादा पड़ेगी फोर्स का इफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। विद्युतशीलता का मतलब होता है फोर्स का इफेक्ट वहां पे कितना काम करने वाला है। ठीक है, तो आगे अगर हम के की वैल्यू पुट अप करें 9 इंटू 10⁻9 तो क्या मिलेगा इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 से अगर हम के की वैल्यू पुट अप करें तो एफ इज इक्वल के की जगह पे 9 गुणे 10⁻9 बाकी ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, या फिर के की जो दूसरी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब एफ इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। ये होता है आपके आकर्षण या प्रतिकर्षण या फिर स्थिर वैद्युत बल या फिर कूलम्ब के नियम का फॉर्मूला। F इज इक्वल 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर F इज इक्वल 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या तो फिर F इज इक्वल स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तब के लिए है जब आप निर्वात या वायु की बात करते हैं। ठीक है, और बाय द वे अगर आपको ऐसा मिल जाए निर्वात या वायु की जगह पे कोई माध्यम, ठीक है, निर्वात या वायु की जगह पे कोई माध्यम मिल जाए, मतलब जो आपके आवेश रखे गए हैं वो किसी माध्यम में रखे गए हैं, और माध्यम की मान लेते हैं, जो माध्यम में रखे गए माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के है। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के है। परावैद्युतांक क्या होता है ये भी आगे हम लोग जो समझेंगे, फिलहाल इतनी बात याद रखना कि परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के। उसको रिलेट कैसे करते हैं फॉर्मूले में, F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी के साथ में K की वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। ठीक है, अगला काम बचा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तब के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमारे पास कोई मीडियम प्रेजेंट हो, कोई माध्यम प्रेजेंट होगा और उस माध्यम का परावैद्युतांक के रहेगा। ठीक है, एक नोट करने वाली बात यह है, जो आपका माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है, वायु या निर्वात का जो परावैद्युतांक होता है उसका जो मान होता है वो 1 होता है। वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक का जो मान होता है वो 1 होता है। इसकी वजह से इधर के कभी कभी लगाते हैं, नहीं भी लगाओ तो अगर आप के की वैल्यू पुटअप करोगे 1 तो आपको यही वाला फॉर्मूला मिलेगा, और इसीलिए कहते हैं कि ये वायु या निर्वात के लिए स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला है और ये मीडियम का फॉर्मूला है। तो याद रखना, वायु या निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक है उसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरी चीज, जल के लिए अगर बात करें तो इसकी परावैद्युतांक 81 होता है। जल का जो परावैद्युतांक होता है वो 81 होता है। ठीक है, कभी कभी 80 लेते हैं, कभी कभी 81 लेते हैं।
ठीक है, दोनों सही है। शुद्ध जल और जल की बात करते हैं तो इसका परावैद्युतांक जो होता है नॉर्मली 81 होता है, ये याद रखना। ठीक है, तीसरा एक और होता है, आपका कोई चालक पदार्थ हो, आपके पास में अगर कोई चालक पदार्थ हो या फिर कोई धातु हो तो उसका जो परावैद्युतांक होता है वो इनफाइनाइट होता है। किसी धातु या चालक पदार्थ का परावैद्युतांक इनफाइनाइट होता है, जल का परावैद्युतांक 81 होता है और आपका वायु या निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है। ठीक है, तो ये था आपके कूलाम का नियम। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कूलाम ने क्या करा था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए एक नियम दिया था जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। उनके हिसाब से जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों इक्वेशंस को रिलेट करेंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करेंगे और उस कांस्टेंट को नाम देते हैं स्मॉल के, तो F इज इक्वल के Q1 Q2 बाई r²। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बनेगा। ठीक है, दो तो पहले बन गया था, ये 3 है और ये वाला आपका 4th और ये वाला आपका इक्वेशन नंबर 5 बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया F इज इक्वल के Q1 Q2 बाई r²। अगला काम, K की अगर वैल्यू निकालनी चाहे तो K इज इक्वल मिलेगा आपको F r² Q1 Q2। यूनिट निकालना चाहे तो F की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, आगे K की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 होती है और उसकी जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। ठीक है, 1/4πε0 का एक और मान होता है 9 × 10⁹ जो कि हमने यहाँ पे डिराइव करा है। ठीक है, और ε0 को कहते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, और ε0 की जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक, और आगे अगर इक्वेशन 1 में हम एक K की वैल्यू पुटअप करते हैं तो अगर हम 9 × 10⁹ वाली वैल्यू पुटअप करते हैं तो F इज इक्वल 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई r², तो ये फॉर्मूला मिलेगा। या फिर आप इसको कह सकते हो कि F इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। ये निर्वात या वायु के लिए स्थिर वैद्युत बल का मान है। और अगर बाई द वे कोई मीडियम प्रेजेंट हो, माध्यम प्रेजेंट हो और उस माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो परावैद्युतांक अगर कैपिटल के हो तो F इज इक्वल 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई r²। ये फॉर्मूला यूज करते हैं फिर। ठीक है, वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 होती है, जल का 81 होता है और चालक का इनफाइनाइट होता है। ये था पूरा कूलम का नियम। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट करो फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे बात करेंगे हम लोग परावैद्युतांक की। ठीक है, परावैद्युतांक से पहले हम लोग जानेंगे परावैद्युत क्या होता है। परावैद्युत पदार्थ और आपका परावैद्युतांक। ठीक है, देखो परावैद्युत पदार्थ का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता परंतु वो धारा के प्रभाव को दिखाता है। ऐसी पदार्थ, ऐसे चालक या फिर ऐसे वस्तु जो धारा का प्रवाह नहीं करते पर धारा के प्रभावों को दिखाते हैं उन्हें हम लोग परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसमें आपको मिलेगा परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है, ये आपका वायु या निर्वात में जो स्थिर वैद्युत बल होता है और किसी माध्यम में जो स्थिर वैद्युत बल होता है उनके अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, वायु में या फिर निर्वात में स्थिर वैद्युत बल और माध्यम में स्थिर वैद्युत बल के अनुपात के बराबर होता है आपका परावैद्युतांक। ये आता कैसे, कूलॉम के नियम से चलेंगे हम लोग। ठीक है, कूलॉम के नियम से
कूलाम का नियम क्या कहता है, F इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका F इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये है निर्वात के लिए। ठीक है, निर्वात में स्थिर वैद्युत बल का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अगर माध्यम में बात करें तो माध्यम में जो F की वैल्यू होती है उसको कहते हैं F इज इक्वल 1/4πε0 और उधर लगाते हैं परावैद्युतांक K, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये है आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। जो निर्वात वाला फोर्स है उसको हम लोग F0 से दिखा देते हैं और जो माध्यम वाला फोर्स है उसको हम लोग M से दिखाते हैं, FM से। ठीक है, ये आपका निर्वात में बल है और ये आपका माध्यम में बल है। F0 इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और FM इज इक्वल 1/4πε0 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगला काम आपका रहेगा इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर। ठीक है, अब जैसे ही भाग करोगे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, F0 बाई FM इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पूरे के बटे 1/4πε0 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये चीज बराबर है। अगला देखना Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दोनों सेम वैल्यू है, कट जाएगा। 1/4π ये भी दोनों सेम है, कटेगा। एप्सिलॉन नॉट भी सेम है, ये भी कटेगा। सिर्फ बचेगा आपका नीचे में 1/k, मतलब F0 बाई FM इज इक्वल 1/1/k। ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू 1 और ये 1/k। अब ये k ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा F0 बाई FM इज इक्वल k। F0 बाई FM इज इक्वल k, इसे ही कहते हैं, ये k जो आपका है परावैद्युतांक है। ठीक है, मतलब जो निर्वात में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है और माध्यम में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, दोनों के अनुपात को कहते हैं परावैद्युतांक। ठीक है, और हमने बात भी कर ली है कि परावैद्युतांक जो होता है वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, जल के लिए 81 और आपका चालक के लिए इनफाइनाइट होता है। ठीक है, एक चीज और इसमें आती है, अगर आप इसको मान लेते हो जो आपका फोर्स था, इन फोर्सेस को अगर ये मान के चले कि जो आपका F0 था वो था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये था, ये कब के लिए था आपका निर्वात में। ठीक है, और माध्यम में बात करते हैं तो 1/4πε, अगर माध्यम में ये k नहीं ऐड करके ये एप्सिलॉन m ऐड कर दे, एप्सिलॉन m मतलब ये माध्यम का विद्युतशीलता है। ठीक है, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये है आपका माध्यम में। ठीक है, ऊपर वाला जो एप्सिलॉन 0 है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है और नीचे वाला जो एप्सिलॉन m है ये माध्यम की वैद्युतशीलता है। और इस केस में अगर हम लोग ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं और इक्वेशन फोर्थ, तो अगर हम समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग करते हैं, समीकरण 3 में 4 से भाग करने पर, ठीक है, समीकरण 3 में अगर समीकरण 4 से भाग करते हैं तो ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 1/4π कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा F0 बाई FM इज इक्वल 1/ε0 अपॉन 1/ε m। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एप्सिलॉन m ऊपर जाएगा, मतलब F0 अपॉन FM इज इक्वल एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो हमने निकाला था F0 बाई FM जो होता है वो कैपिटल K के बराबर होता है। इसका मतलब ये वैल्यू भी कैपिटल K के बराबर हो सकती है। क्लियर है इतनी बात।
इसीलिए अच्छा एक चीज और, इधर से अगर आप देखो अपसाइलन m और अपसाइलन नॉट इज इक्वल के, अगर आप अपसाइलन m निकालते हो तो मिलेगा आपको k अपसाइलन नॉट। इसीलिए जब माध्यम में ये परावैद्युतांक लिखते हैं, माध्यम में f की जो वैल्यू लिखते हैं अपसाइलन नॉट k यहीं से आता है, अपसाइलन m की जगह पे अपसाइलन नॉट k लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से आती है। ठीक है, अभी याद रहेगा। तो अगली बात करते हैं, ये जो अपसाइलन m और अपसाइलन नॉट है, ये k ये तो हो गया k, उसका नाम देते हैं परावैद्युतांक। एक और नाम देते हैं इसको, और उस नाम में इसको कहते हैं अपसाइलन r। ठीक है, अपसाइलन m अपान अपसाइलन नॉट इज इक्वल के, या फिर कहते हैं उसको अपसाइलन r। अपसाइलन r का मतलब होता है आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ये होता है आपका अपसाइलन और। अपसाइलन आर का मतलब होता है आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक है, एक बार फिर से देखना स्टार्टिंग से। अगर निर्वात में मान लेते कि जो आपको स्थिर वैद्युत बल लगता है F0 इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। माध्यम की बात करते हैं तो माध्यम में मान लेते हैं जो बल लगता है उसको लिख देते हैं Fm इज इक्वल 1/4πε0 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। समीकरण 1 में समीकरण 2 से अगर भाग करते हैं तो आपको मिलेगा F0 बाई Fm इज इक्वल ये K। ठीक है, F0 बाई Fm इज इक्वल K, इसको कहते हैं परावैद्युतांक। मतलब परावैद्युतांक जो होता है माध्यम में निर्वात में लगने वाले स्थिर वैद्युत बल और माध्यम में लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के अनुपात के बराबर होता है आपका परावैद्युतांक। या फिर अगर हम ये मान लें कि F0 जो होता है F इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये निर्वात के लिए था। और माध्यम में मान के चलते हैं अपसाइलन की जगह पे हम लोग अपसाइलन m, जो अपसाइलन नॉट था निर्वात में, और अपसाइलन m मान लेते हैं आपका माध्यम में। तो अगर फिर इस केस में अगर हम समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग करते हैं तो आपको मिलेगा F0 बाई Fm इज इक्वल अपसाइलन m डिवाइड बाई अपसाइलन नॉट। और F0 और Fm हमने पहले ही डिराइव करा था, इसकी वैल्यू थी k, तो ये भी क्या हो जाएगा k के बराबर। तो अगर ये k के बराबर हो गया तो अपसाइलन m की अगर वैल्यू निकालते हैं तो अपसाइलन नॉट ये k में जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो अपसाइलन नॉट m इज इक्वल k अपसाइलन नॉट आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी जो वैल्यू थी अपसाइलन m और अपसाइलन नॉट के रेशियो को कहते हैं अपसाइलन r, मतलब आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक है, तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो होता है माध्यम में वैद्युतशीलता और निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसे आप नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। इसमें जो अगला टॉपिक है इसी का है कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं। ठीक है, कूलाम के नियम की कौन कौन सी सीमाएं होती है। तो जो पहली सीमा होती है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट आपको मिलेगा, आपने स्टार्टिंग में नोटिस करा होगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। तो कूलाम का जो नियम की सीमाएं होती हैं कि ये जो दो आवेश होते हैं, जो दोनों आवेश होते हैं वो स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। ठीक है, दोनों आवेश स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए, ये इसका पहली सीमा है। दूसरी सीमा ये कहता है, ठीक है, ये कहता है कि जो आवेश है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने चाहिए। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन अगर करते हैं तो कूलाम का नियम सही हो सकता है, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों आवेश स्थिर बिंदु आवेश नहीं हुए तो भी गलत, और अगर उन्होंने व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन नहीं किया तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये होते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।